नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों की बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग अभी रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आज आप लोगों के लिए 5वां पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम ब्लड वेसल्स और लिम्फ्स यानी लसिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है ये पसंद आ रही होगी। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह से आप इन सब वीडियोस को प्रॉपर तरीके से वॉचिंग करते रहिए, ताकि आने वाले जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं और जो आने वाले एमपी के जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइंस कंपलसरी आती है, उनमें आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से रखिए और हम भी आप लोगों को रेगुलर रूप से कोशिश करते रहें कि वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं ब्लड वेसल्स आखिर होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियों का मतलब क्या होता है? हमारा देखो मेन मुख्य टॉपिक चल रहा है क्या? ब्लड। ब्लड में हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड के बारे में जाने, फिर ब्लड के भाग पढ़े, किसे 2 भागों में, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा को हमने 55% रखा था और ब्लड कार्पसल्स को हमने 45% रखा था। इसके बाद ब्लड कार्पसल्स जो 45% भाग होता है उसमें वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 भाग से मिलकर ब्लड कार्पसल्स बनते हैं। इस तरह से फिर हमने इन तीनों भागों का विशेष रूप से अध्ययन किया था। इसके बाद फिर हमने ब्लड ग्रुप को देखा था, जिसमें ब्लड ग्रुप के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनमें RH फैक्टर का योगदान क्या होता है, अगर माँ बाप का कोई ब्लड ग्रुप है तो फिर उससे पैदा होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो पीछे जो टॉपिक्स रक्त परिसंचरण तंत्र के हुए हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं आज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिनियाँ। देखिए, हमारे शरीर में एक हार्ट है, यानी हृदय है, जो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ से ब्लड का क्या होता है? यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में भेजा जाता है। अब जब शरीर में भेजा जाएगा तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए भेजने के लिए। तो जिन नलियों के द्वारा ब्लड शरीर के अन्य भागों में जाता है तथा अन्य भागों से जिस माध्यम से हार्ट में आता है, वो कहलाती हैं आपकी कौन सी? वो कहलाती हैं आपकी रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियों का सीधा अर्थ ये है कि ऐसी नलियाँ जिनमें रक्त का प्रवाह होता है वो कहलाती हैं रक्तवाहिनियाँ। क्या कहलाती हैं? रक्तवाहिनियाँ। अब आपको हम बता दें कि रक्तवाहिनियाँ, अगर हमें रक्तवाहिनियों का अध्ययन करना है तो हम इन्हें 3 रूपों में अध्ययन करेंगे। कैसे? देखिए, हार्ट के अलावा हमारे शरीर में होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं? लंग्स, यानी कि फेफड़े होते हैं। तो ये जो फेफड़े होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर करना। और जब ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये ऑक्सीजन घुलती है आकर के रक्त में। तो ये जो रक्त का कनेक्शन होता है वो आकर के यहाँ होता है। ऑक्सीजन वाला रक्त जो होता है वो आकर के यहाँ से आता है और वो पहले इस चेम्बर में आता है। ये देखिए ऊपर वाले ये आलिंद है, ये आलिंद है और ये क्या है? दोनों निलय है। क्या है? निलय है, जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं। तो पहले इस चेम्बर में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। यहाँ एक बाल्ब लगा होता है, इस बाल्ब के सहारे वो इसमें आता है, फिर यहाँ से पूरे शरीर के लिए भेजा जाता है। ठीक है। अब जब इस शरीर को पूरे शरीर के लिए भेजा जाएगा तो पूरे शरीर से होते हुए फिर ये ब्लड पूरे शरीर से होते हुए फिर आके नली में आता है।
अब जो पूरे शरीर से घूम के आया है तो ऑक्सीजन का परिवहन किया है इसने और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया है। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त अब इस वाले चैम्बर में आता है। यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है। अब यहाँ से कनेक्शन इसका, यहाँ से इसका कनेक्शन कहाँ होता है जाकर के, यहाँ से इसका कनेक्शन जाकर के फेफड़े में होता है, जहाँ ये CO2 को छोड़ता है, जहाँ ये CO2 वाला रक्त छोड़ता है और फिर यहाँ से ऑक्सीजन वाला रक्त आता है। तो इस तरह से हमारा जो हृदय है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है। तो आज हम ब्लड रक्त वाहिनियों में वही नलियों के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सी नलियां हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं और कौन सी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करने के लिए 3 प्रकार की नलियां व्यवस्थित हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की नलियां? आपने सुना होगा, एक होती है धमनी। क्या होती है? धमनी। एक होती है सिरा और एक होती है कैपिलरी। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? धमनी, जिन्हें आर्टरी बोलते हैं, यानी इसे शॉर्ट में हिंदी में धमनी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी? वेन। वेन बोले तो सिरा। क्या कहलाती है? सिरा। इसके अलावा कौन होती हैं? कैपिलरी। कौन होती हैं? कैपिलरी। यानी कि केशिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें? केशिकाएं। ठीक है, ये 3 नलियों के सहारे पूरे शरीर में रक्त क्या होता है? घूमता है। अब देखिए इनकी व्यवस्थाएं होती कैसे हैं। ये जो हार्ट है, पहला अंतर देखते हैं इनमें। ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट है और मान लो यहाँ ऑल बॉडी पार्ट है शरीर के। ऑल बॉडी पार्ट। तो याद रखना, जो नलियाँ यहाँ से ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के बॉडी के सभी पार्टों में जाते हैं, वे नलियाँ कौन सी कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। कौन सी? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, ऐसी नलियाँ जो हार्ट से शरीर के ऑल बॉडी पार्ट के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी आर्टरी, यानी कि धमनी। इसका जस्ट अपोजिट इसमें क्या होता है? ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, यहाँ ऑल बॉडी पार्ट है। ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट। तो ऑल बॉडी पार्ट से रक्त की वे नलियाँ जो ऑल बॉडी पार्ट से क्या करती हैं? रक्त का परिवहन करके क्या करती हैं? हार्ट तक ले जाती हैं। वे नलियाँ क्या कहलाएंगी? वे कहलाएंगी वेन, यानी कि सिराएं। यानी कि ये क्या कर रही हैं? ये वाला रक्त लेके जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा रक्त बहता है? CO2 युक्त ब्लड। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा ना? देखिए, वे नली जो हार्ट से, हृदय से हमारे ऑल बॉडी पार्ट के लिए जो नलियाँ ऑक्सीजन वाला रक्त लेके आती हैं, उन्हें आर्टरी या धमनी कहते हैं। और वेन या सिरा वे नलियाँ होती हैं जो ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट के लिए क्या होती हैं? CO2 वाला रक्त लेकर के जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी सिराएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं केशिकाएं या कैपिलरी।
चलिए इसको देखते हैं ये क्या होती है। तो देखिए ये है आपकी आर्टरी यानी कि धमनी, ठीक है। ये क्या है? धमनी है। ये जो धमनी है ये क्या करती है? पूरे शरीर से रक्त को लेके आई है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर के आई है। अब क्या हुआ, हमारे शरीर का प्रत्येक पार्ट कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड को प्रत्येक कोशिका के पार्ट तक जाना है। प्रत्येक कोशिका के कहाँ तक जाना है? पार्ट तक जाना है। तो उस पार्ट तक जाने के लिए ये इतनी मोटी मोटी नलियाँ तो डायरेक्ट कनेक्ट होती नहीं है कोशिकाओं से। तो उन कोशिकाओं से कनेक्ट होने के लिए बहुत सूक्ष्म नलियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में। क्या पाई जाती हैं? बहुत सूक्ष्म नलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कैपिलरी बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ठीक है। ये कुछ कोशिकाएं हैं। अब ब्लड का कनेक्शन होता है इन छोटी छोटी कोशिका नलियों से। ये नलियाँ आकर के क्या होती हैं? आकर के ये छोटी छोटी पतली पतली नलियाँ इससे जुड़ती हैं। अब इन नलियों के सहारे ये ब्लड क्या होता है? इनसे आता है। अब इसका कनेक्शन इसके साथ होता है। मतलब इस तरह से ये नलियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और नीचे एक बड़ी नली होगी जो ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करती है? अब यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त गया है, यहाँ कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ क्या है? कोशिकीय शोषण की क्रिया होगी। जब कोशिकीय शोषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा वहाँ, और क्रिया के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो जो कोशिकाओं ने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है वो अब इन नलियों के सहारे अब वो क्या करेगी? अब ये इस नली में भेज देगी, ठीक है। ये वाली कौन सी नली है? ये वाली, ये है आपकी सिरा। कौन सी है? सिरा। अब यही सिरा क्या करेगी? आगे जाकर हार्ट में ले जाएगी। ये वो वाली सिरा है, ठीक है। ये ऊपर से ये वाली आई और ये नीचे कौन जा रही है? ये वाली। ये अब हार्ट में ले जाएगी। तो याद रखना, जो छोटी छोटी सूक्ष्म नलियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी सूक्ष्म नलियाँ होती हैं कोशिकाओं के प्रत्येक पार्ट तक, जिन नलियों के सहारे क्या होता है? ब्लड पहुंचता है, उन्हें कैपिलरी या केशिकात कहा जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर है इन तीनों में जो आपको याद रखना है। हमने क्या बोला? आर्टरी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। वेन में क्या होता है? अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 वाला रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन याद रखना, अपवाद के रूप में एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलेंगे? फुसफुस, क्या बोलेंगे? फुसफुस धमनी। ये जो फुसफुस धमनी होती है ये क्या होती है? फुसफुस धमनी जो होती है ये CO2 ब्लड को ले जाती है। CO2 वाला जो ब्लड होता है उसको ले जाती है ये धमनी, लेकिन कौन सी है? फुसफुस धमनी। और ये अपवाद है, धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और ये अपवाद के रूप में है। किसमें है? अपवाद के रूप में है। इसी प्रकार वेन में देखते हैं। देखिए वेन जो सिरा है उसमें हमने बोला कि जितनी भी सिरा हैं शरीर में सभी में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और ये पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी जो वेन है, ठीक है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद के रूप में देख सकते हैं हम कि कौन सी? पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है जिसे बोल सकते हैं फुसफुस सिरा, ठीक है। क्या नाम है? फुसफुस सिरा। ये जो नली है
सिराओं में वैसे CO2 वाला रक्त बहता है, लेकिन ये फुसफुस सिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। ठीक है, अब ये सिराएं होती कहाँ हैं, तो देखिए जब हम हार्ट की क्रियाविधि देखेंगे यानी कि हार्ट पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम विशेष रूप से देखेंगे कि ये व्यवस्थित कहाँ होती है हमारे शरीर में, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो कि अगला वीडियो आने वाला है हार्ट के बारे में। उसमें हम ब्लड हार्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो अपवाद के रूप में ये आती हैं, बाकी इसमें कोई अपवाद नहीं होता क्योंकि ये कैपिलरी है। सेम वैसी कंडीशन होती है जहाँ पर पूरे शरीर में पूरी जगह ऐसे ही व्यवस्थित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए धमनी है, तो इसकी जो मस्कुलर वाल होती है ना, मस्कुलर वाल क्या होती है, थिक होती है। ठीक, यानी क्या होता है, मोटी। इसकी जो मस्कुलर वाल होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, ये जो मस्कुलर वाल होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, मस्कुलर वाल का मतलब पेशीय दीवार क्या होती है, पेशीय दीवार। जो पेशीय दीवार होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मस्कुलर जो वाल होता है ये थिन होता है, थिन यानी कि पतला। इसकी जो वाल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें नो मस्कुलर वाल, नो मस्कुलर वाल, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं, जैसे बाल होता है ना, ये बाल के समान होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं। इसमें मस्कुलर वाल की कंडीशन ही नहीं आती। मतलब सीधी सी बात है, जो केशकत नलियाँ होती हैं उतनी पतली नलियाँ होती हैं ये, कौन सी, कैपिलरी, इसलिए इन्हें केशिका बोलते हैं। इसमें कोई मस्कुलर वाल नहीं पाई जाती। अगला देखिए, आर्टरी जो होता है उसमें मस्कुलर वाल थिक होती है यानी कि मोटी होती है। अब जब मोटी होगी तो इसका डायमीटर कैसा होगा, ठीक है, इसका डायमीटर कैसा होगा, तो इसका डायमीटर यानी कि बोले तो व्यास, इसका डायमीटर होगा कौन सा, थिक होता है तो डायमीटर लेस होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे ये नली है, अब इसकी जो दीवार है वो इतनी मोटी है, इतनी मोटी है ये, और जब इतनी मोटी है तो इसका व्यास भी कम होगा। क्या होगा, इसका व्यास भी कम होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बन रही है ये किसकी बन रही है, ये आर्टरी की बन रही है। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो लेस होता है यानी कि कम होता है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका जो डायमीटर होता है यानी व्यास कैसा होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर यानी कि अधिक होता है। अब अधिक क्यों होता है, देखिए जब इस नली की जो मस्कुलर वाल है वो पतली होगी तो व्यास स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा होगा। जैसे एक नली है, इस नली का जो मस्कुलर वाल है वो पतली होती है, और जब पतली होती है तो ये केवल इतनी मोटी होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है, केवल इतनी होती है। तो जब केवल इतनी होगी तो इसका डायमीटर ज़्यादा होगा यानी व्यास ज़्यादा होगा। व्यास ये होगा ना, ठीक है, ये होता है, और इसका केवल इतना होता है। ठीक है, अब इसमें तो वो कंडीशन बनती ही नहीं है, इसमें वो कंडीशन बनती ही नहीं है। जब मस्कुलर वाल ही नहीं होती है तो फिर डायमीटर की कंडीशन ही नहीं बनती है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा और कोई खास अंतर तो याद रखना, इसकी एग्जाम में सबसे बड़ी धमनी पीछे आती है। ठीक है,
सबसे बड़ी धमनी। ठीक है, हमारे मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो याद रखना अरोटा। कौन सी है? अरोटा। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो अगली वीडियो में हार्ट लाने वाले हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि ये जो वेन होती है, आपकी अशुद्ध रक्त ले जाने वाली जो नली होती है, इसमें जो सबसे बड़ी जो आपकी सिरा है वो कौन सी होती है? तो याद रखना सुपीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी सिरा। सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सबसे बड़ी जो सिरा होती है वो कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा। इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें कुछ नहीं बोल सकते, बस यही बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटी सूक्ष्म नलियाँ होती हैं। सबसे छोटी सूक्ष्म नलियाँ होती हैं। ठीक है, ये होती हैं, ये सबसे छोटी सूक्ष्म नलियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने देखा ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स में हमने तीन भाग में इसको बांटा है। 3 भाग, आर्टरी यानी धमनी, वेन यानी सिरा, कैपिलरी यानी कि केशकत। ठीक है, आर्टरी के बारे में हमने क्या देखा? जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट में जो नलियाँ ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। अपवाद के रूप में पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फुसफुस जो धमनी होती है वह क्या होती है? इसका अपवाद होती है, वो धमनी होते हुए भी उसमें CO2 युक्त ब्लड बहता है। वेन में हमने क्या देखा? वेन में क्या देखा कि ऑल बॉडी जो पार्ट है वहाँ से कोशिकीय शोषण के बाद, जब कोशिकीय जब शोषण होता है तब उसके बाद जब निकली CO2 है तो वो रक्त में घुल करके जो नलियाँ CO2 युक्त रक्त को ले करके हार्ट तक पहुँचती हैं, वो जा कर के वो नलियाँ क्या कहलाती हैं? वेन यानी कि सिरा कहलाती हैं। अर्थात इन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद के रूप में पल्मोनरी जो वेन है, यानी जिसे फुसफुस सिरा कहते हैं, ये सिरा होते हुए भी इसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त। कैपिलरी में हमने देखा कि कैपिलरी शरीर की वे सूक्ष्म नलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं कि हार्ट से आए हुए ब्लड को कोशिकाओं तक सूक्ष्म नलियों के रूप में ब्लड को पहुंचाने का जो कार्य करती हैं, जिन नलियों के द्वारा होता है वे होती हैं सूक्ष्म नलियाँ, केशकत नलियाँ। ठीक है, दूसरा हमने इसमें मेन अंतर देखा कि जो धमनी होती है उसकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं। मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि क्या होता है कि हार्ट से जब ब्लड जाता है पूरे शरीर के लिए, तब वहाँ से उसे प्रेशर में जाना होता है। ठीक है, उसे क्या होता है? प्रेशर में जाना होता है। तो जब डायमीटर कम होगा तो फिर द्रव का प्रेशर या दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो वो प्रेशर में पहुँचेगा। इसलिए याद रखना कि धमनी की जो का डायमीटर है या मस्कुलर वाल है वो क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, लेकिन वेन का जो मस्कुलर वाल है वो क्या होता है? पतला होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि उसको अधिक रक्त को ले जाना पड़ता है। लेकिन जो केशकत होती हैं वो नो मस्कुलर वाल होता है, यानी कि उसमें कोई पेशीय दीवारें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा आर्टरी में देखें तो जब उसकी दीवार मोटी होंगी तो उसका व्यास भी क्या होता है? कम होता है। और जब व्यास कम होगा तो फिर उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्लड का प्रवाह होगा वो तीव्र होता है। वेन जो सिरा है उसमें जो डायमीटर या व्यास होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है, यानी कि अधिक होता है। इसमें डायमीटर कैसा होता है? अधिक होता है। लेकिन केशकत या कैपिलरी में डायमीटर जैसी कोई कंडीशंस नहीं बनती है। आर्टरी में देखें तो ये सबसे बड़ी धमनी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी धमनी। अगर धमनी में देखें पूरे शरीर में तो सबसे बड़ी धमनी अरोटा है। क्या होती है? अरोटा होती है। इसके अलावा वेन में देखें
तो जो ये वेन होती है, सिरा होती है, इसमें हमारे शरीर में सबसे बड़ी अगर सिरा की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो हमारे हार्ट से सीधे मस्तिष्क के लिए भेजी जाती है, उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ये हमारे शरीर हार्ट से मस्तिष्क के लिए जाती है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा कहलाती है। लेकिन कैपिलरी जो होती हैं ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म नलियाँ होती हैं, इसलिए इसमें कुछ छोटा और बड़ा नहीं होता है, इनका सबका साइज एक समान ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अभी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा, अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। यही आखिरकार लिम्फ का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हमारे शरीर में लिम्फ होता है, यानी लसिका होती है। तो लसिका आखिर होती क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी आर्टरी है, यानी कि धमनी यानी कि आर्टरी। ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। तब आप यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ अब इस रक्त को कोशिका तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है, कोशिका तक पहुँचाना है। तो याद रखना, इस कोशिका का जो बाहरी लेयर में होता है वो लसिका होती है। इसके क्या होती है, लसिका होती है। ये ऐसी जो लेयर पाई जाती है ये लसिका होती है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखना, जो परिवहन के लिए आया है जो इसमें मटेरियल, उसको केशगत नलियों से कोशिका के अंदर तक पहुंचाने का कार्य जो करते हैं वो कौन होते हैं, लिम्फ या लसिका करती है। ठीक है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, लिम्फ यानी कि लसिका। ठीक है, ये क्या है, कोशिका है, ये क्या है, लसिका है। कोशिका और लसिका ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, परिवहन में हेल्प करते हैं। देखिए, जब ये सूक्ष्म नलियाँ यहाँ जब ये ब्लड को अपना संचरित करती हैं तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं नलियाँ। जब हेल्प करती हैं तो फिर इन्हें परिवहन में हेल्प करती हैं। और इसी तरह जब कोशिकीय श्वसन की क्रिया हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं सूक्ष्म नलियों के द्वारा ये क्या करती हैं, वेन यानी कि सिरा में, जो सिरा होगी उसमें रक्त को सूक्ष्म नलियों के द्वारा भेज दिया जाता है। अब भेज दिया जाता है तो ये भेजने का कार्य भी कौन करती हैं, आपकी लसिका या लिम्फ करती हैं। इसी के द्वारा ही हमारे शरीर के हमारे कोशिकाओं से कोशिकीय श्वसन होने के बाद ये क्या होती हैं, हमारे शरीर कोशिकाओं से लिम्फ की सहायता, लसिका की सहायता से ये वेन में यानी सिराओं में भेज दी जाती हैं, जिसमें सिरा क्या करती है कि इन्हें लेकर के और जाकर के हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से ये जो लसिका है ये भी आपके शरीर में क्या करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊपर से कोशिका की जो कवरिंग होती है, कोशिका का जो लेयर होता है, कोशिका की कवरिंग लेयर जिसमें लुब्रिकेंट होता है, वो कौन प्रदान करता है, वो लसिका प्रदान करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लसिका एक कोशिका का ऊपरी सुरक्षात्मक लेयर होता है जो कोशिका के कार्यों में मदद करने का कार्य करती है। तो दोस्तों आज हमने 2 टॉपिक देखे, एक हमने लसिका के बारे में देखा और एक हमने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा। ठीक है, तो हमारा चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का आज हमारा शायद 5वां वीडियो था, हाँ 5वां पार्ट था। 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले 4 पार्ट देख लें ताकि उन्हें आगे की ये पार्ट समझ में आए। तो दोस्तों ये जो बायोलॉजी की जो ये सीरीज चल रही है आप लोगों को भरपूर पसंद आ रही होगी, और इस तरह से हमारा रक्त परिसंचरण का एक टॉपिक और बचा है, इसका नाम है हार्ट के बाद में ये रक्त परिसंचरण आपका फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और आप लोग चैनल को
दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर सब्सक्राइबर तो बिल्कुल रुके हुए हैं। इसलिए आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को स्टेटस में दूसरे लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए, ताकि उन लोगों को भी वो चीज़ें मिल सकें जो उन्हें आवश्यकता है। कहते हैं हम अगर किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग वो नेकी के काम करिए जिसमें आपका भी और हमारा भी सबका अच्छा हो। इसलिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। नमस्कार।